गुलाब के फूलों का यहाँ थोड़ा सा इतिहास बता दें। गोरा तो रात को परेश बाबू के घर से चला आया, पर मजिस्ट्रेट के घर अभिनय में भाग लेने की बात के लिए विनय को कष्ट भोगना पड़ा। ललिता के मन में उस अभिनय के लिए कोई उत्साह रहा हो ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसी बातें उसे बिल्कुल नापसंद थी। लेकिन विनय को किसी तरह इस अभिनय के लिए पकड़वा पाने की उसने जैसे जिद ठान ली थी। जो भी काम गोरा की राय के विरुद्ध हो वह वही विनय से करवाना चाह रही थी। विनय गोरा का अंधभक्त है, यह बात ललिता को क्यों इतनी खल रही थी यह वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी, किंतु उसे ऐसा लग रहा था जैसे भी हो उस सब बंधन काटकर विनय को मुक्त कर लेने से ही वह चैन की सांस ले सकेगी। ललिता ने चोटी झुलाते हुए सिर हिलाकर कहा, क्यों महाशय, अभिनय में बुराई क्या है? विनय ने कहा, अभिनय अवगुण चाहे ना भी हो, किंतु मजिस्ट्रेट के घर अभिनय करने जाना मेरे मन को ठीक नहीं लगता। ललिता, आप अपने मन की बात कह रहे हैं या किसी और के? विनय, और किसी के मन की बात कहने का दायित्व मुझ पर नहीं है, और यह काम है भी मुश्किल। आप चाहे मत मानिए, मैं हमेशा अपने मन की बात ही कहता हूँ, कभी अपने शब्दों में, कभी शायद किसी और के। इस बात का ललिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल तनिक सा मुस्कुरा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद बोली, जान पड़ता है आपके दोस्त गोरा बाबू समझते हैं कि मजिस्ट्रेट का निमंत्रण ना मानना ही बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, और इसी प्रकार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तेजित होकर विनय ने कहा, मेरा दोस्त ऐसा शायद ना भी समझते हो, लेकिन मैं समझता हूँ। लड़ाई नहीं तो और क्या है। जो आदमी हमें तुच्छ समझता है कि कनिष्ठा के इशारे से बुलाए जाने से ही हम कृतार्थ हो जाएंगे, उसकी इस उपेक्षा भावना के साथ उपेक्षा से ही लड़ाई ना करे तो आत्मसम्मान कैसे बचेगा? अंत में विनय ने कहा, देखिए, आप बहस क्यों करती हैं? आप यह क्यों नहीं कहती कि मेरी इच्छा है कि आप अभिनय में भाग लें? उससे मुझे आपकी बात रखने के लिए अपनी राय का बलिदान करने का तो सुख मिलेगा। ललिता ने कहा, वाह, मैं ऐसा क्यों कहने लगी? सचमुच ही आपकी यदि कोई राय हो तो उसे आप मेरे अनुरोध पर क्यों छोड़ देंगे? लेकिन पहले यह सचमुच आपकी राय तो हो। विनय ने कहा, अच्छा यही सही, मेरी सचमुच कोई राय ना सही, आपका अनुरोध भी ना सही, आपकी दलील से हारकर ही मैं अभिनय में भाग लेने को राजी हो गया, यही सही। वरदा सुंदरी के कमरे में आने पर विनय ने उठकर उनसे कहा, अभिनय की तैयारी के लिए मुझे क्या करना होगा बता दीजिएगा। गर्व से वरदा सुंदरी ने कहा, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी होगी, हम आपको अच्छी तरह तैयार कर देंगे, सिर्फ अभ्यास के लिए आपको रोज नियम से आना होगा। विनय ने कहा, अच्छी बात है, तो अब आज चलूं? वरदा सुंदरी बोली, अभी कैसे, खाना खाकर जाना। विनय ने कहा, आज रहने दीजिए। वरदा सुंदरी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खाना विनय ने नहीं वहीं खाया, लेकिन और दिनों की सी स्वाभाविक प्रफुल्लता उसमें न थी। सुचरिता भी ना जाने कैसी अनमनी होकर चुप थी। जब ललिता से विनय का झगड़ा हो रहा था तब वह बरामदे में टहलती रही थी। रात को बातचीत कुछ जमी नहीं। चलते समय ललिता का चेहरा देखकर विनय ने कहा, मैंने हार भी मान ली, तब भी आपको प्रसन्न ना कर सका। आसानी से ललिता रोती नहीं, किंतु आज ना जाने क्या हुआ कि उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ना चाह रहे हैं। ना जाने क्यों आज वह विनय बाबू को बार बार ऐसे कोच रही है और स्वयं भी कष्ट पा रही है। विनय जब तक अभिनय में भाग लेने को राजी नहीं हो रहा था तब तक ललिता को उसे मनाने की जिद चढ़ती जा रही थी, लेकिन विनय के राजी होते ही उसका सारा उत्साह मर गया। भाग न लेने के पक्ष में जितने तर्क थे उसके मन में प्रबल हो उठे। तब उसका मन दग्ध होकर कहने लगा, केवल मेरा अनुरोध रखने के लिए विनय बाबू का यूं राजी होना ठीक नहीं हुआ। अनुरोध क्यों रखेंगे? अनुरोध, वे समझते हैं मेरा अनुरोध रखकर उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। उनके इतने से एहसान के लिए ही जैसे मैं मरी जा रही हूँ, लेकिन अब ऐसे कुड़ने से क्या फ़ायदा? सचमुच ही उसने विनय को अभिनय में शामिल करने के लिए इतना जोर लगाया था। शिष्टाचारवश विनय ने उसकी यह जिद मान ली। इस पर गुस्सा करके भी क्या फ़ायदा? इस बात से ललिता को अपने ऊपर इतनी घृणा और लज्जा होने लगी जो स्वभावतया तो इतनी बात के लिए नहीं होनी चाहिए थी। मन चंचल होने पर और दिन वह सुचरिता के पास जाती थी, आज नहीं गई, क्योंकि वह स्वयं नहीं समझ सकी कि उसका हृदय भेद कर क्यों उसकी आंखों में आंसू फूट पड़ रहे थे। अगले दिन सुबह ही सुधीर ने गुलदस्ता लाकर लावण्य को दिया था।
उस गुलदस्ते में एक टहनी पर 2 अधखिले गुलाब थे। उन्हें ललिता ने गुलदस्ते से निकाल लिया। लावण्य ने पूछा, यह क्या कर रही है? ललिता ने कहा, गुलदस्ते के इतने सब घटिया फूल पत्तों के बीच अच्छे फूल बंधे देखकर मुझे तकलीफ होती है। ऐसे सब चीज़ों को रस्सी से ज़बरदस्ती एक साथ बांध देना जंगलीपन है। ललिता ने यह कहकर सब फूल खोल दिए और उन्हें अलग अलग करके कमरे में जहाँ तहाँ सजा दिया। केवल दोनों अधखिले गुलाब उठा ले गई। सतीश ने दौड़ते हुए आकर पूछा, दीदी फूल कहाँ से मिले? ललिता ने उसकी बात का कोई उत्तर न देकर कहा, आज अपने दोस्त के घर नहीं जाएगा? सतीश तब तक विनय की बात नहीं सोच रहा था, लेकिन अब उसका जिक्र होते ही उछलकर बोला, जाऊंगा। कहते कहते वह फौरन जाने के लिए उतावला हो उठा। उसे पकड़कर ललिता ने पूछा, वहाँ जाकर तू क्या करता है? सतीश ने संक्षेप में कहा, बातें करता हूँ। ललिता ने पूछा, वह तुझे इतनी तस्वीरें देते हैं, तू भी उन्हें कुछ क्यों नहीं देता? सतीश के लिए विनय अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं से तरह तरह की तस्वीरें काट कर रखता था। एक कॉपी बनाकर सतीश ने उसमें ये तस्वीरें चिपका कर रखना शुरू कर दिया था। इस तरह कॉपी भर देने का उसे ऐसा नशा सा चढ़ गया था कि कोई अच्छी पुस्तक देखने पर उसमें से तस्वीरें काट लेने को उसका मन छटपटा उठता था। इसी लालच के कारण कई बार उसे अपनी दीदी से फटकार खानी पड़ गई है। प्रतिदान का भी समाज में एक उत्तरदायित्व होता है। यह बात आज सहसा सामने आने पर सतीश बहुत चिंतित हो उठा। अपने टूटे टीन के डब्बे से उसने जो कुछ अपनी निजी संपत्ति सहेज रखी है, उनमें से किसी पर से भी वह अपनी आसक्ति के लगाव को आसानी से ना हटा सका। सतीश का उद्विग्न चेहरा देखकर हंसकर ललिता ने उसके गाल पे चुटकी काटते हुए कहा, बस रहने दे, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। चलिए 2 गुलाब के फूल ही उन्हें दे आना। इतनी जल्दी समस्या का निदान होता देखकर वह खिल उठा और फूल लेकर तत्काल अपने दोस्त का ऋण मोचन करने चल पड़ा। रास्ते में ही विनय से उसकी भेंट हो गई। दूर से ही विनय बाबू पुकारता हुआ वह विनय के पास पहुंचा और कुर्ते की ओट में फूल छिपाए हुए बोला, बताइए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? विनय से हार मनवाकर उसने गुलाब निकाले। विनय ने कहा, वाह कितने सुंदर, लेकिन सतीश बाबू यह आपकी अपनी वस्तु तो नहीं है। चोरी का माल लेकर अंत में कहीं पुलिस के चक्कर में तो नहीं पड़ना होगा। इन 2 गुलाबों को ठीक अपनी वस्तु कहा जा सकता है या नहीं, इस बारे में सतीश थोड़ी देर असमंजस में रहा। फिर कुछ सोचकर बोला, नहीं, वह ललिता दीदी ने स्वयं मुझे दिए हैं आपको देने के लिए। यह बात यहीं समाप्त हो गई और तीसरे पहर उनके घर जाने का आश्वासन देकर विनय ने सतीश को विदा कर दिया। ललिता की कल रात की बातों से चोट खाकर विनय उस पीड़ा को भूल नहीं सका था। विनय के साथ किसी का भी झगड़ा नहीं होता, इसलिए ऐसी तीखी चोट की अपेक्षा वह किसी से नहीं करता। अब तक ललिता को वह सुचरिता के अनुवर्तनी के रूप में ही देखता आया था, लेकिन कुछ दिनों से ललिता को लेकर उसकी अवस्था वैसी ही हो रही थी जैसी उस हाथी की जो बराबर अंकुश का आघात खाते रहने में महावत को भूलने का मौका ही नहीं पाता। ललिता को कैसे थोड़ा सा प्रश्न करके शांति पाई जा सकती है, यही जैसे विनय की मुख्य चिंता बन गई थी। संध्या को घर लौटकर ललिता की तीखी व्यंग्य भरी बातें एक एक करके उसके मन में गूंज उठती थी और उसकी नींद को भगा देती थी। मैं गोरा की छाया मात्र हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, ललिता यह कहकर मेरी अवज्ञा करती है, लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है। मन ही मन इसके विरुद्ध वह अनेक युक्तियाँ जुटा लेता, लेकिन फिर भी वे सब उसके किसी काम ना आती, क्योंकि ललिता ने ऐसा स्पष्ट आक्षेप तो कभी उस पर लगाया नहीं। इस बारे में बहस करने का तो मौका ही उसे कभी नहीं मिला। उसके पास जवाब में कहने के लिए इतनी बातें थी कि उनका प्रयोग न कर सकने से उसका क्षोभ और बढ़ता जाता था। अंत में कल रात जब हार मानकर भी उसने ललिता का चेहरा प्रसन्न ना देखा, तब घर आकर वह बहुत बेचैन हो गया। मन ही मन वह पूछने लगा, सचमुच क्या मैं इतनी अवज्ञा का पात्र हूँ? इसलिए सतीश से जब उसने सुना कि ललिता ने सतीश के हाथों उसके लिए 2 गुलाब के फूल भेजे हैं, तब उसे गहरा उल्लास हुआ। उसने सोचा अभिनय में भाग लेने के लिए राजी हो जाने पर ललिता ने संधि के प्रतीक के रूप में ही उसे ये 2 गुलाब भेजे हैं। पहले उसने सोचा फूल घर रखाऊं, फिर उसका मन हुआ नहीं, शांति के इन फूलों को माँ के पैरों पर चढ़ाकर पवित्र कर लाऊं। उस दिन जब तीसरे पहर विनय परेश बाबू के घर पहुंचा,
तब सतीश ललिता के पास बैठा स्कूल की पढ़ाई दोहरा रहा था। विनय ने ललिता से कहा, लाल रंग तो लड़ाई का प्रतीक होता है, इसलिए संधि के फूल सफ़ेद होने चाहिए थे। ललिता ने बात ना समझकर विनय के चेहरे की ओर देखा। तब विनय ने चादर की ओट से निकालकर सफ़ेद कनेर का एक गुच्छा ललिता के सामने रखते हुए कहा, आपके दोनों फूल कितने भी सुंदर रहे हो, उनमें क्रोध के रंग की झलक थी ही। मेरे ये फूल सुंदरता में उनके पास नहीं फटकते, किंतु शांति के शुभ्र रंग में नम्रता पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत है। कानों तक लाल होते हुए ललिता ने कहा, मेरे फूल, इन्हें आप कैसे कहते हैं? कुछ अप्रत्यभ होते हुए विनय ने कहा, तब तो मैं गलत समझा। सतीश बाबू, किसके फूल आपने किसको दे दिए? सतीश ने जोर से कहा, वाह, ललिता दीदी ने तो देने को कहा था। विनय, किसे देने को कहा था? सतीश, आपको। और भी लाल होकर उठते हुए ललिता ने सतीश की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, तेरे जैसा बुद्धू भी और नहीं देखा। विनय बाबू की तस्वीरों के बदले उन्हें फूल देना तू नहीं चाहता था? हद बुद्धि होकर सतीश ने कहा, हाँ तो, लेकिन तुम ही ने मुझे देने को कहा क्या? सतीश के साथ झगड़ा करके ललिता और भी उलझन में पड़ गई थी। विनय ने समझ लिया कि फूल ललिता ने ही भेजे थे, लेकिन वह अप्रकट ही रहना चाहती थी। उसने कहा, खैर, आपके फूलों का दावा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, फिर भी मेरे इन फूलों के बारे में तो कोई भूल नहीं है। हमारे विवाद के निपटारे के शुभ उपलक्ष्य में ये कुछ फूल। सिर हिलाकर ललिता ने कहा, हमारा विवाद ही कौन सा है और उसका निपटारा भी कैसा? विनय ने कहा, तो शुरू से अंत तक सब माया है, विवाद भी झूठ, फूल भी झूठ, निपटारा भी झूठ। सीप देखकर चांदी का भ्रम हुआ हो, यह नहीं, सीप ही भ्रम था। तब तो वह जो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ अभिनय करने की एक बात सुनी थी, वह भी क्या? शीघ्रता से ललिता ने कहा, जी नहीं, वह झूठ नहीं है, लेकिन उसे लेकर झगड़ा कैसा? आप यह क्यों सोचते हैं कि उसके लिए आपको राजी करने के लिए मैं लड़ाई छेड़ रही थी, या कि आपके राजी होने में मैं कृतार्थ हुई? अभिनय करना अगर आपको ठीक मालूम नहीं होता है तो किसी की भी बात मानकर आप क्यों राजी हो? ललिता यह कहती हुई कमरे से चली गई। सभी कुछ उल्टा ही घटित हुआ। आज ललिता ने तय कर रखा था कि विनय के आगे अपनी भूल स्वीकार करेगी और उससे यही अनुरोध करेगी कि वह अभिनय में भाग ना ले, लेकिन बात जिस ढंग से चली और जिधर वह मुड़ गई, उसका नतीजा ठीक उल्टा हुआ। विनय ने समझा था कि उसने जो इतने दिन तक अभिनय के बारे में विरोध जाहिर किया था, उसी का गुस्सा अब तक ललिता के मन में रह गया है। उसने सिर्फ ऊपर से हार मान ली है, किंतु मन में उसका विरोध बना हुआ है। इसी बात को लेकर ललिता का क्षोभ दूर नहीं हो रहा है। इस सारे प्रकरण से ललिता को इतनी पीड़ा पहुंची है, यह सोचकर विनय दुखी हो उठा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस बात को लेकर वह हंसी में भी कोई जिक्र नहीं करेगा और ऐसी निष्ठा और कुशलता से यह काम संपन्न करेगा कि कोई उस पर काम के प्रति उदासीनता का आरोप न लगा सके। सवेरे से ही सुचरिता अपने सोने के कमरे में अकेली बैठकर क्राइस्ट का अनुकरण नामक अंग्रेजी धर्म ग्रंथ पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। आज उसने अपने दूसरे नियमित कामों में भी योग नहीं दिया। बीच बीच में किताब से मन उचट जाने से उसके अक्षर उसके सामने धुंधले पड़ जाते थे। अगले ही क्षण अपने ऊपर वह क्रोधित होकर और भी वेग से अपने चित्त को पुस्तक में लगाने लगती थी। आवाज़ सुनकर किसी तरह भी वह हार मानना नहीं चाहती थी। अचानक दूर से आवाज़ सुनकर उसे लगा विनय बाबू आए हैं। चौंक कर उसने पुस्तक रख दी। उसका क्षुब्ध मन बाहर के कमरे में जाने के लिए छटपटा उठा। फिर अपनी इस आकुलता पर क्रोधित होकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने किताब उठा ली। कहीं फिर कोई आवाज़ न सुनाई दे, इसलिए अपने दोनों कान बंद करके वह पढ़ने का प्रयत्न करने लगी। इसी समय कमरे में ललिता आई। उसके चेहरे की ओर देखकर सुचरिता बोली, अरे तुझे क्या हुआ है? बड़े जोर से सिर हिलाकर ललिता ने कहा, कुछ नहीं। सुचरिता ने पूछा, कहाँ थी? ललिता ने कहा, विनय बाबू आए हैं, वे शायद तुमसे बात करना चाहते हैं। और भी कोई विनय बाबू के साथ आया है या नहीं? सुचरिता यह प्रश्न आज किसी तरह नहीं पूछ सकी। और कोई आया होता तो निश्चय ही ललिता उसका भी उल्लेख करती, किंतु फिर भी मन संशय रहित ना हो सका। अपने को और अधिक बेचैन ना करने की कोशिश करके घर आए अतिथि के प्रति कर्तव्य का ध्यान करते हुए वह बाहर के कमरे की तरफ चल दी। ललिता से उसने पूछा, तू नहीं जाएगी? कुछ अधीर होकर ललिता ने कहा,
तुम जाओ ना, मैं बाद में आऊँगी। सुचरिता ने बाहर वाले कमरे में जाकर देखा। विनय सतीश से बात कर रहा था। सुचरिता ने कहा, बाबा बाहर आए हैं, अभी आ जाएंगे। माँ उस अभिनय की कविता कंठस्थ कराने के लिए लावण्य और लीला को लेकर मास्टर साहब के घर गई हुई है। ललिता किसी तरह नहीं गई। माँ कह गई है आप आए तो आपको बिठाकर रखा जाए, आज आपकी परीक्षा होगी। विनय ने पूछा, आप इसमें नहीं हैं? सुचरिता ने कहा, सभी यदि अभिनेता हो जाए तो दुनिया में दर्शक कौन होगा? सुचरिता को इन सब मामलों में वरदा सुंदरी यथासंभव अलग ही रखती थी, इसलिए अपने गुण दिखाने के लिए उसे इस बार भी नहीं बुलाया गया था। इन व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर और इन बातों का अभाव नहीं होता था। आज दोनों ओर ही ऐसा कुछ हुआ था कि बातचीत किसी तरह जमी ही नहीं। सुचरिता गोरा की चर्चा ना करने का प्रण करके आई थी और विनय भी सहज भाव से पहले की भांति गोरा की बात नहीं कर सका। उसे ललिता और शायद घर के सभी लोग गोरा का एक क्षुद्र अनुगामी भर समझते हैं, यह सोचकर गोरा की चर्चा करने में उसे झिझक हो रही थी। ऐसा कई बार हुआ कि पहले विनय आया है और उसके बाद ही गोरा भी आ गया। आज भी ऐसा हो सकता है, यह सोचकर सुचरिता जैसे कुछ परेशान सी थी। कहीं गोरा आ ना जाए इसे लेकर उसे एक भय था और कहीं वह आ ना जाए इस आशंका से उसे कष्ट भी हो रहा था। विनय के साथ दो चार उखड़ी उखड़ी बातें करके सुचरिता और उपाय ना देखकर सतीश की तस्वीरों वाली कॉपी लेकर उसके साथ तस्वीरों के बारे में बातचीत करने लगी। बीच बीच में तस्वीरें सजाने के ढंग की बुराई करके उसने सतीश को चिढ़ा दिया। बहुत बिगड़कर सतीश ऊंचे स्वर से बहस करने लगा और विनय मेज पर पड़े हुए अपने प्रति उपहार कनेर की गुच्छ की ओर देखता हुआ लज्जा और क्षोभ से भरा मन ही मन सोचने लगा कि और नहीं तो केवल शिष्टाचार के लिए ही ललिता उसके फूल को स्वीकार कर लेना चाहिए था। सहसा पैरों की आवाज़ से चौंककर सुचरिता ने देखा हारान बाबू कमरे में प्रवेश कर रहे थे। उसका चौंकना काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे गया था, इससे सुचरिता का चेहरा रक्ताभ हो उठा था। कुर्सी पर बैठते हुए हारान बाबू बोले, कहिए आपको गौर बाबू नहीं आए? हारान बाबू के इस गैर जरूरी प्रश्न से विरक्त होकर विनय ने कहा, क्यों, आपको उनसे कुछ काम है क्या? हारान बाबू ने कहा, आप हो और वे ना हो ऐसा तो कम ही देखा जाता है, इसलिए पूछा। मन ही मन विनय को बड़ा गुस्सा आया, कहीं वह प्रकट ना हो जाए, इसलिए उसने संक्षेप में कहा, वे कलकत्ता में नहीं हैं। हारान प्रचार करने गया है शायद। विनय का गुस्सा और बढ़ गया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सुचरिता भी बिना कुछ कहे उठकर चली गई। तेजी से उठकर हारान बाबू सुचरिता के पीछे चले, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सके। उन्होंने दूर से ही पुकारा, सुचरिता एक बात कहनी है। सुचरिता ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह कहने के साथ साथ उसके कमरे का किवाड़ बंद हो गया। इसी समय वरदा सुंदरी आकर अभिनय में विनय का रोल उसे समझाने के लिए उसे दूसरे कमरे में लिवा ले गई। थोड़ी देर बाद ही लौटकर उसने देखा कि अकस्मात मेज पर से फूल गायब हो गए हैं। उस रात ललिता वरदा सुंदरी के अभिनय के मैदान में नहीं आई और सुचरिता भी अपनी पुस्तक क्राइस्ट का अनुकरण गोद में रखे रखे रोशनी की एक कोने में ओट देखकर बहुत रात बीते तक द्वार के बाहर अंधकार की ओर देखती बैठी हुई थी। उसने जैसे मरीचिका सा अपरिचित एक अपूर्व देश देखा था। अब तक के जीवन में सारे अनुभव से वह देश बिल्कुल भिन्न था, इसलिए उसके झरोखों में जो दिए जलते थे वे अंधेरी रात में चमकते नक्षत्रों की तरह एक रहस्यपूर्ण दूरी से मन को भीत कर रहे थे। उसका मन कह रहा था, मेरा जीवन कितना तुच्छ है। अब तक जिसे अटल समझती रही वह संदिग्ध हो गया है, और जो प्रतिदिन करती रही वह अर्थहीन। वही शायद सब ज्ञान संपूर्ण होगा, कर्म महान हो उठेगा और जीवन सार्थकता पा सकेगा। उस अपूर्व अपरिचित भयंकर देश के अज्ञात सिंह द्वार के सामने कौन मुझे ले आया? मेरा हृदय ऐसे क्यों काँप रहा है? क्यों आगे बढ़ना चाहने पर मेरे पैर ऐसे डगमगा जाते हैं? अभिनय के पूर्वाभ्यास के लिए विनय रोजाना आने लगा। एक बार सुचरिता उसकी ओर देख भर लेती, फिर अपने हाथ की पुस्तक की ओर मन लगा देती या अपने कमरे की ओर चली जाती। विनय के अकेले आने का अधूरापन प्रतिदिन उसके मन को पीड़ा पहुंचाता, किंतु वह कभी कोई प्रश्न ना पूछती। किंतु ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते गोरा के विरुद्ध सुचरिता के मन में एक शिकायत का सा भाव बढ़ता जाता, मानो उनकी उस दिन जो बात हुई थी उसमें कुछ ऐसा निहित रहा था
कि गोरा फिर आने के लिए वचनबद्ध है। अंत में सुचरिता ने जब सुना कि गोरा अचानक बिना कारण ही कुछ दिन के लिए कहीं घूमने निकल गया है और उसका कुछ पता ठिकाना नहीं है, तब उसने बात को एक मामूली खबर की तरह उड़ा देना चाहा, किंतु तब भी उसके मन में कसक बनी ही रही। काम करते करते सहसा यह बात उसे याद आ जाती। कभी अनमनी बैठी बैठी वह चौंक कर यह पाती कि मन ही मन ठीक यही बात सोच रही थी। उस दिन गोरा के साथ उसकी बातचीत के बाद अचानक वह ऐसे लापता हो जाएगा, सुचरिता ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। गोरा के मत से अपने संस्कारों के कारण इतना अधिक भिन्न होने पर भी उस दिन उसके भीतर विद्रोह की प्रवृत्ति जरा भी नहीं रही थी। गोरा के मत मान्यताओं को उसने ठीक ठीक भले ही ना समझा हो, किंतु व्यक्ति गोरा को वह जैसे कुछ न कुछ समझ सकी थी। गोरा के मत चाहे जो भी हो, उनसे वह व्यक्ति तुच्छ नहीं हो गया है, अवज्ञा के योग्य नहीं हो गया है, बल्कि उनसे उनके आत्म की शक्ति प्रत्यक्ष हुई है। यह उसने प्रबलता से अनुभव किया था। किसी अन्य के मुंह से वे सब बातें वह ना सह सकती, बल्कि क्रुद्ध होती, उस व्यक्ति को मूर्ख समझती, उसे डांट डपट कर सुधारने के लिए उत्तेजित हो उठती। लेकिन गोरा के संबंध में उस दिन ऐसा कुछ नहीं लगा। गोरा की बातों ने उसके दृढ़ चरित्र की, उसके बुद्धि गंभीर मर्मभेदी स्वर की प्रबलता के साथ मिलकर एक जीवंत और सत्य आकार धारण कर लिया था। ये सब मत और विश्वास चाहे सुचरिता स्वयं ना भी अपना सके, किंतु और कोई उन्हें इस प्रकार पूरी बुद्धि से, पूरी श्रद्धा से और संपूर्ण जीवन अर्पित करके ग्रहण करे तो उसे धिक्कारने जैसी कोई बात नहीं है। बल्कि विरोध संस्कारों का अतिक्रमण करके उन पर श्रद्धा भी की जा सकती है। उस दिन सुचरिता के मन में यह भाव पूरी तरह छा गया था। मन की ऐसी अवस्था सुचरिता के लिए बिल्कुल नई थी। मतभेद होने पर वह अत्यंत असहिष्णु थी। परेश बाबू के एक तरह निर्लिप्त समाहित शांत जीवन का उदाहरण सामने रहने पर भी सुचरिता क्यों बचपन से ही सांप्रदायिकता से घिरी रही थी, इसलिए मत सिद्धांतों को वह अत्यंत एकांत रूप से ग्रहण करती थी। पहल उसी दिन व्यक्त मत को मिला हुआ देखकर उसने जैसे एक सजीव संपूर्ण पदार्थ की रहस्यमय सत्ता का अनुभव किया। मानव समाज को केवल मेरा पक्ष और तुम्हारा पक्ष नामक दो सफ़ेद और काले भागों में बिल्कुल अलग अलग बांटकर देखने की भेद दृष्टि पहल वह उसी दिन भूल सकी थी और भिन्न भिन्न मत के मनुष्य को भी प्रथमतः मनुष्य मानकर ऐसे भाव से देख सकी थी कि मत की भिन्नता गौण हो गई थी। सुचरिता ने उस दिन अनुभव किया कि उसके साथ बातचीत करने में गोरा को एक आनंद की अनुभूति होती है। वह क्या सिर्फ अपनी राय जाहिर करने का ही आनंद था? उस आनंद देने में क्या सुचरिता का कोई योगदान नहीं था? शायद नहीं था। शायद गोरा के निकट किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वह अपने मत और उद्देश्य को लेकर ही सभी से दूर हो गया है। मनुष्य उसके लिए केवल मत का प्रयोग करने के साधन है। कुछ दिनों से सुचरिता उपासना के विशेष रूप से मन लगाने लगी थी, मानो वह पहले से भी अधिक परेश बाबू का संबल चाहने लगी थी। एक दिन परेश बाबू अकेले अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि सुचरिता भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गई। किताब मेज पर रखते हुए परेश बाबू ने पूछा, क्यों राधे? सुचरिता ने कहा, कुछ नहीं। उत्तर देकर मेज पर रखे हुए कागज और किताबें, जो कि पहले से ही व्यवस्थित और सजाकर रखे हुए थे, इधर उधर करके फिर से संवार कर रखने लगी। वह थोड़ी देर बाद बोली, बाबा, जैसे पहले तुम मुझे पढ़ाते थे, अब क्यों नहीं पढ़ाते? परेश बाबू ने स्नेह भाव से तनिक मुस्कुराकर कहा, मेरी छात्र तो मेरे स्कूल से उत्तीर्ण होकर चली गई, अब तो तुम खुद पढ़कर समझ सकती हो। सुचरिता ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं समझ सकती, मैं पहले की तरह तुमसे पढ़ूंगी। परेश बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से पढ़ाऊंगा। थोड़ी देर चुप रहकर सुचरिता सहसा फिर बोल उठी, उस दिन विनय बाबू से जाति भेद की बहुत सी बातें सुनी, तुमने मुझे उसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं समझाया? परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम तो जानती हो, तुम्हारे साथ मैंने बराबर ऐसा व्यवहार रखा है कि तुम सब कुछ अपने आप सोचने समझने की कोशिश करो। मेरा ये किसी और की भी बात केवल अभ्यस्त होने के कारण नहीं मानो। कोई सवाल ठीक से मन में उठने से पहले ही कोई उपदेश देना और भूख लगने से पहले ही खाना परोस देना एक ही बात है। उससे केवल अरुचि और अपच होती है। तुम जब भी मुझसे प्रश्न पूछोगी, अपनी समझ से मैं उसका उत्तर दूंगा। सुचरिता ने कहा,
मैं प्रश्न ही पूछ रही हूँ, जाति भेद को हम लोग बुरा क्यों कहते हैं? परेश बाबू ने कहा, एक बिल्ली को थाली के पास बिठाकर खाने से तो दोष नहीं होता, लेकिन एक मनुष्य के उस कमरे में आ जाने भर से उसका खाना फेंक देना होता है। जिस जाति भेद के कारण एक मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्य में ऐसा अपमान और घृणा का भाव पैदा हो, उसे अधर्म ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो लोग मनुष्य की ऐसी भयानक उपेक्षा कर सकते हैं, वे कभी दुनिया में बड़े नहीं हो सकते। दूसरों की उपेक्षा उन्हें भी सहनी होगी। गोरा के मुंह से सुनी हुई बात का अनुसरण करते हुए सुचरिता ने कहा, आजकल के समाज में जो विकृतियां आ गई हैं, उनमें अनेक दोष हो सकते हैं। वे दोष तो समाज के सभी चीज़ों में आ गए हैं। इसी कारण क्या असल चीज़ को भी दोषी ठहराया जा सकता है? अपने स्वाभाविक शांत स्वर में परेश बाबू ने कहा, असल चीज़ कहाँ है? यदि यह जानता तो बता सकता। मैं तो आंखों से देखता हूँ कि हमारे देश में मनुष्य मनुष्य से असहनीय घृणा करता है और उससे हम सब अलग अलग हुए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक काल्पनिक असल चीज़ की बात सोचकर मन को दिलासा देने का क्या अर्थ होता है? सुचरिता ने फिर गोरा की बात को ही दोहराते हुए कहा, लेकिन सभी को समान दृष्टि से देखना तो हमारे देश का चरम तत्व रहा है। परेश बाबू बोले, समान दृष्टि से देखना तो बुद्धि की बात है, हृदय की बात नहीं। समान दृष्टि में प्रेम भी नहीं, घृणा भी नहीं। समान दृष्टि तो राग द्वेष से परे है। मनुष्य का हृदय ऐसी राग द्वेषहीन जगह बराबर नहीं टिक सकता। इसलिए हमारे देश में ऐसे साम्य तत्व के रहते हुए भी नीच जाति को देवालय तक नहीं घुसने दिया जाता। जब देवता के घर में भी हमारे देश में समता नहीं है, तब दर्शन शास्त्र में उस तत्व के रहने ना रहने से क्या होगा? बहुत देर तक सुचरिता चुप बैठी मन ही मन परेश बाबू की बात समझने का प्रयत्न करती रही। अंत में बोली, अच्छा बाबा, तुम विनय बाबू वगैरह को ये सब बातें समझाने का उपाय क्यों नहीं करते? परेश बाबू थोड़ा हंसकर बोले, बुद्धि कम होने के कारण विनय बाबू वगैरह ये सब बातें ना समझते हो ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि अधिक है, इसलिए वे समझना नहीं चाहते, केवल समझाना ही चाहते हैं। जब वे लोग धर्म की राह से अर्थात सबसे बड़े सत्य की राह से ये बातें सच्चे दिल से समझना चाहेंगे, तब उन्हें तुम्हारे बाबा की अक्ल की ज़रूरत में नहीं बैठे रहना पड़ेगा। अभी वे एक दूसरी राह देख रहे हैं। मेरी बात अभी उनके किसी काम ना आएगी। यद्यपि गोरा की बात सुचरिता ने लगन के साथ ही सुनी थी, फिर भी वह उसके संस्कारों के विपरीत जाती थी, इसलिए उसे कष्ट होता था और अशांति से घिरी रहती थी। परेश बाबू से बात करके आज उसे उस विरोध से थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिली। गोरा, विनय या कोई और भी किसी विषय को परेश बाबू से अधिक अच्छे ढंग से समझा सकता है, यह बात सुचरिता किसी तरह मन में नहीं आने देना चाहती। जिनका परेश बाबू से मतभेद हुआ है, सुचरिता उन पर क्रुद्ध हुए बिना नहीं रह सकी है। इसलिए गोरा से परिचय होने के बाद वह गोरा की बात को क्रोध अथवा अवज्ञा करके उड़ा नहीं पा रही थी। इसलिए सुचरिता को क्लेश हो रहा था। इसी कारण शिशुकाल की तरह फिर परेश बाबू की ज्ञान छाया के नीचे निर्भय आश्रय पाने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा था। कुर्सी से उठकर दरवाजे तक जाकर सुचरिता ने फिर लौटकर परेश बाबू के पीछे खड़े हो उनकी कुर्सी की पीठ पर हाथ टिकाकर कहा, बाबा, आज शाम को आपकी उपासना के समय मैं भी साथ बैठूंगी। परेश बाबू ने कहा, अच्छा। तदुपरांत अपने कमरे में जाकर सुचरिता किवाड़ बंद करके एकाग्र हो गोरा की बात को एकदम व्यर्थ करने का प्रयत्न करने लगी। लेकिन गोरा का विवेक और विश्वास से प्रदीप्त चेहरा ही उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसे लगता रहा कि गोरा की बात केवल बात भर नहीं है, वह मानो गोरा स्वयं है। उस बात की एक आकृति है, उसमें गति है, प्राण है। वह विश्वास की दृढ़ता और स्वदेश प्रेम के दर्द से भरा हुआ है। वह केवल मत नहीं है कि उसका प्रतिवाद करके उसे खत्म किया जा सके। वह एक संपूर्ण व्यक्ति है और वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे हटा देने के लिए हाथ कार्यरत ही नहीं होता। इस गहरे द्वंद्व में पड़कर सुचरिता को जैसे रोना आ गया। कोई उसे इतनी बड़ी दुविधा में डालकर पूर्णतः उदासीन भाव से अचानक दूर चला जा सकता है, यह बात सोचकर उसका हृदय फटने लगा। पर साथ ही इस कष्ट पर सुचरिता का अपने प्रति धिक्कार भी सीमाहीन था।